this double standard. We in India know better than almost any other country because immediately after our independence, we experienced aggression. Even today, parts of India are occupied by another country. ने तो इनको बहुत ज्यादा नोटिस किया है, पाकिस्तान में इनकी बहुत तारीफ होती है। ये और बात है कि पाकिस्तान और भारत के टर्म्स अच्छे नहीं है या कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन पहली बार मैंने देखा कि डॉक्टर जयशंकर की तारीफ ना सिर्फ ये कि आम लोग कर रहे हैं, बल्कि जो हमारे लीडर्स या सो कॉल्ड लीडर्स कह लीजिए, पॉलिटिशियंस जो है, इमरान खान हो या दूसरे, वो तक करते हैं तारीफ। आप उन 1.5 अरब आवाम में से 30-40 करोड़ भी सही पढ़े लिखे होना तो वो तरक्की कर रहे हैं, उसी वजह से वो तरक्की कर रहे हैं। हम में 22 करोड़ों में बेचारे 2 करोड़ भी सही पढ़े लिखे नहीं है। ऐसे ही है, रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है, बल्कि काफी अच्छी तादाद में वहां से ऑयल ले रहा है। वेस्टर्न मीडिया ने जब इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर को ये बोला कि आप रशिया से ऑयल क्यों ले रहे हैं जबकि आप वेस्टर्न एलाय हैं, तो उस पर उन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की स्टेटमेंट दी कि मुझे अपनी पब्लिक का, मुझे अपनी जनता का, इंडिया की जनता का सोचना है। देखेगी अब तो बिल्कुल। खैर, मैं तो बहुत बार कह चुकी हूँ कि पाकिस्तान को चाहिए कि डॉक्टर जयशंकर को ले ले भारत से 2-1 साल के लिए, हमारे यहाँ सब कुछ सेटल हो जाए तो फिर हम वापस कर देंगे। और बिल्कुल आपने ठीक कहा, सुषमा स्वराज साहिबा का भी बिल्कुल आपने ठीक कहा, वो भी बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी थी और बहुत अच्छी किस्म के उन्होंने भी जो है वो आगे लेकर गई थी भारत की जो एक कहना चाहिए इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को। जय हिंद दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय जापान के दौरे पर हैं। यहाँ उनसे जापान के एक पत्रकार ने सवाल किया कि भारत यूक्रेन पर हमले के लिए रूस की आलोचना क्यों नहीं कर रहा है। जापान के पत्रकार ने भारत के रुख पर इशारे में हमला करते हुए यह सवाल किया तो जयशंकर ने भी इसका करारा जवाब दिया। रूस की आलोचना नहीं करने के सवाल पर भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के क्षेत्र पर दूसरे देश ने कब्जा कर लिया है, लेकिन दुनिया ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। अब भारत के रुख का सबको बहुत ध्यान है। एस जयशंकर ने पश्चिमी देशों पर तगड़ा कटाक्ष करते हुए कहा कि लोग सिद्धांतवादी भी मौके के हिसाब से बनते हैं। जब सिद्धांत उनके उपयुक्त में होते हैं तो उन्हें मानते हैं और जब ये उनके अनुकूल नहीं होते हैं तब इसे अनदेखा कर देते हैं। तो ये नहीं है कि ये डिफरेंट है। मोदी सरकार में जो पहले थे सुषमा स्वराज जी, शी वाज आल्सो वेरी डायनामिक एंड वेरी डिफरेंट आल्सो। एग्जैक्टली। एंड उन्होंने जो पॉलिसी शुरू करी उसका कंटिन्यूएशन जो है वो जयशंकर जी ने किया है। शी वाज आल्सो प्रोएक्टिव और अगर आपका जो ये ओआईसी है उसके अंदर अगर एंट्री मिली तो सुषमा स्वराज जी के टाइम पे मिली हमें। तो उनकी जो कंटिन्यूएशन जयशंकर जी लेके गए, ही इज मोर कि एक तो पहली बात ये पॉलिटिशियन नहीं है, ही इज अ डिप्लोमेट। सुषमा स्वराज जी एक पॉलिटिशियन थी, तो ये बहुत बड़ा फर्क होता है कि एक डिप्लोमेट को मालूम है कि मुझे कौन सी लैंग्वेज कहाँ पे कैसे यूज करनी है, सबको कैसे साथ में लेके चलना है और गाली भी निकालनी है, मेरी छितर भी मारने हैं और किसी को पता भी नहीं लगे। अब मेरे यहाँ पे शो पे आते हैं एक रविंदर पंचोली जी, उनका एक स्टेटमेंट है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि रविंदर पंचोली जी हो या मोदी जी हो, इनका स्टाइल है जैसे आपके भी वहां पे ना छितर मारते हैं पुलिस वाले, तो कहते हैं जज बोलता है भी दिखाओ निशान कहाँ है, कहता है जी निशान नहीं है क्योंकि कंबल में लपेट के मारा उसके निशान नहीं पड़ते। तो जयशंकर जी का स्टाइल भी वैसे ही है। अभी वो गए अमेरिका में, छितर किसको मार रहे हैं? ट्रूडो को, कंबल में लपेट के मार रहे हैं। दुनिया पूछ रही है ट्रूडो को भी सबूत दिखा, वो कहता जी कंबल में लपेट के मारा, सबूत तो है नहीं। तो वो जो चीज है वो पॉलिटिशियन को नहीं आती, वो एक डिप्लोमेट को ही मालूम है कि मुझे ये काम कैसे करने हैं। सो दिस इज द डिफरेंस। भी रहे हैं और पूरी उम्र उन्होंने निकाल दी डिप्लोमेसी में। नाउ ही कैन वॉक ऑन बोथ साइड्स ऑफ द वॉल, नॉट बोथ साइड्स ऑफ द टेबल, कि उनको जब जहां पर उनको एक डिप्लोमेट बनना पड़ता है तो वो वाली लैंग्वेज यूज करते हैं, जहां पर पॉलिटिशियन की जरूरत पड़ती है ही टॉक्स लाइक अ पॉलिटिशियन। ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है और शायद दुनिया में मैंने ऐसा फॉरेन मिनिस्टर मैंने तो देखा नहीं है और मुझे लगता है कि बाकी दुनिया भी इसके ऊपर बुक्स लिखने वाली है कि फॉरेन पॉलिसी को कैसे बनाया जाता है, अपने नैरेटिव को कैसे आगे लेके जाया जाता है। ये जयशंकर जी के ऊपर दुनिया किताबें लिखेगी। अब तो पाकिस्तान कहाँ है, मुझे ये समझ नहीं आ रही, पाकिस्तान का फ्यूचर कहाँ है इसमें। कल किसी ने मुझे एक टेक्स्ट भेजा है, उसने कहा कि गरीब लोगों के पास मुल्क से भागने के लिए भी पैसे नहीं है और मुल्क में रह के खाने के लिए भी पैसे नहीं। तो मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही। आपको तैयारी करनी चाहिए चीमा साहब, $8 बिलियन आएगा, उसकी किस्तें आप किस तरह देंगे? आप किस तरह देंगे? आज आप कह रहे हैं ना कि अगर हम IMF से पैसे लें
ना लें तो गुजारा किस तरह करेंगे? $8 बिलियन लेके उसकी किस्तें किस तरह देंगे आप? ये क्वेश्चन है। अभी सोचा आपने ये भी? लेकिन तार साहब उसमें तो फिर ये होता है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो लेंडिंग करते हैं, वो जब हम आईएमएफ से जब पास जाते हैं तो वर्ल्ड बैंक भी पैसे दे देगा, जो बायलैटरल क्रेडिटर्स भी हैं वो भी दे देते हैं, डोमेस्टिक भी हम बोरिंग कर लेते हैं। लेकिन इन केस अगर हम आईएमएफ के पास ही नहीं जाते, आपकी बात तो सही है तार साहब, ऐसे क्वेश्चन ये है कि 24वां ये प्रोग्राम है, शर्मिंदगी की बात यह है कि कोई लॉन्ग टर्म रिफॉर्म नहीं करेगा। एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आपने थोड़ी देर पहले कहा पीएए को बेच रहे हैं, सुना है आज खबर है हमारे दोस्त शहबाज राना की एक्सप्रेस ट्रिब्यून में कि हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब ने जो केयरटेकर गवर्नमेंट का प्राइवेटाइजेशन का प्लान था पीएए का, उसको ओके कर रहे हैं। इट मींस कि उन्होंने जो पिछले केयरटेकर गवर्नमेंट ने बहुत सारे फैसले किए थे, जो बहुत सारी स्टेट एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज करने के, उनको हम बेच रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये एक एफिशिएंसी है कि एटलीस्ट जो केयरटेकर गवर्नमेंट बाकी जो इल्स विल्स वो करते रहे, वो हम नहीं कहते उस पर जो हुआ गंद मारा उन्होंने, लेकिन एटलीस्ट ये गवर्नमेंट आते ही प्लान तैयार कर बैठी है, बेचेंगे, पैसा आएगा, जो खसारे में जा रहा था वो भी बचाएंगे। तार साहब यही आईएमएफ चाहता है और यही हम कर रहे हैं, एटलीस्ट कुछ तो सेविंग होगी ना, या कि आप समझते हैं? मैं एग्री करता हूं आपसे, लेकिन अगर चीजें शिफाफ हो, अगर फ्रंट मैनों के जरिए खाना पीना है, सारा कुछ है, तो फिर तो ये शिफाफियत का मसला है। इस वक्त आपको चीमा साहब एक और मैं आपको बात बताता हूं, वो पाइड के जो हेड है उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर पैसे की कमी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर बहुत पैसा है, और वो खुद डॉक्टर है, पीएचडी है, वेरी काबिल आदमी है, जिनके ये अल्फाज थे कि पाकिस्तान के अंदर पैसा बहुत है। चीमा साहब $8 बिलियन भी कोई बड़ी बात नहीं है पाकिस्तान में लाना, आईएमएफ दे देगा क्योंकि आप यूक्रेन को असला सप्लाई करने वाले हैं, डील आपने बनाई उनके साथ। चीमा साहब मुझे यह बताएं, डॉलर रोकेगा कौन? डॉलर आना तो आपके पास, अफगानिस्तान के दौर में आपने कितना पैसा बनाया? आप कंटेनरों के हिसाब से पैसा है, कुछ पैसा आपका स्विस बैंकों में पड़ा, कुछ लंदन प्रॉपर्टीज में पड़ा, कुछ तो आपकी बेसमेंटों में पड़ा अभी इस्लामाबाद और लाहौर के बड़े घरों के अंदर। चीमा साहब पैसा लाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो रुकेगा कैसे? रुकेगा कैसे? ये इशू है। चीमा साहब अकाउंटेबिलिटी, इमरान खान का मैंडेट था अकाउंटेबिलिटी, उसका बच्चे ने कौमी असेंबली में डेस्क के ऊपर खड़े होकर कहा था ये बाहर से हम इतना पैसा लाएगी, उसके मुंह पे मारेगी। उसने एक पैसा लाया पैसा कोई? ये मैंडेट था खान साहब का कि बाहर से पैसे लाएंगे। चीमा साहब ये दर हकीकत दो चीजें मैं आपको बता देता हूं, मुल्क कंट्री चलते ही नहीं लॉ एंड ऑर्डर के बगैर, जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है ही मौजूद ही नहीं। मैं इस वक्त पाकिस्तान, मैंने आपको बताया था, जाऊं तो मुझे सबसे ज्यादा डर पुलिस और जजों से, जुडिशरी से डर लगता है कि पता नहीं कौन सा 2 नंबर केस आपके ऊपर डाल दिया जाए। आपने अपने एक एक्स इंटीरियर मिनिस्टर के ऊपर हीरोइन डाल दी थी और उस बंदे ने असेंबली में कहा जान खुदा को देनी है, मेरे पास वीडियो मौजूद है।